हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लेसन 4 का नया टॉपिक स्टार्ट करा रही हूँ ई बैंकिंग, जिसका नाम आपने सुना होगा। यानी कि इंटरनेट के पर बैंकिंग सेवाएं जो प्रदान की जाती है उसे ई बैंकिंग सेवाएं कहते हैं। बैंकों के द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जाती है। इंटरनेट और ई कॉमर्स का जो है आजकल प्रतिदिन की दिनचर्या में जो है बहुत परिवर्तन आ रहा है। और वर्ल्ड वाइड वेब एवं ई कॉमर्स ने जो दुनिया को एक डिजिटल भूमंडलीय काम में परिवर्तित कर दिया है। भूमंडलीय काम का मतलब वैश्विक गाँव। आपने सुना होगा विश्व गाँव की कल्पना, है ना, कि आज हमें पूरा विश्व जो है एक गाँव की तरह महसूस होता है। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है। इंटरनेट के माध्यम से जो है हम घर बैठे ही सब कुछ लेन देन देश विश्व के किसी भी कोने से लेन देन कर सकते हैं ना। और सूचना तकनीक में अत्याधुनिक लहर इंटरनेट बैंकिंग की है। और ये साधारण बैंकिंग का ही एक हिस्सा है जो ग्राहकों को भुगतान का एक और तरीका माध्यम उपलब्ध कराता है। सरल शब्दों में अगर कहें तो इंटरनेट बैंकिंग का अर्थ कोई भी व्यक्ति जिसके पास अपना कंप्यूटर है जो वेबसाइट खोलकर बैंकों की वेबसाइट से जुड़ सकता है और बैंक के सामान्य कार्य को कर सकता है। बैंक की किसी भी सेवा का लाभ प्राप्त कर सकता है और ग्राहकों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए मानवीय प्रचारक की आवश्यकता नहीं होती। यानी कि आजकल बैंकिंग जो कार्य होता है ना उसमें मानव जो चलाता है ना बैंकिंग कार्य को, उसकी ज़रूरत नहीं है। आजकल इंटरनेट के माध्यम से सारे कार्य हो जाते हैं। बैंक का केंद्रीकृत डेटाबेस होता है जिसे वेबसाइट पर डाला जा सकता है। और जिन सेवाओं को बैंक इंटरनेट के माध्यम से प्रदान करना चाहता है उसे मेन्यू पर दर्शाते हैं। और पहले हम किसी भी सेवा का हम चुनाव कर सकते हैं, फिर उसके बाद आगे की कार्यवाही उसकी प्रकृति के अनुसार कर सकते हैं। यानी कि जो भी डेटा है बैंक जो है इंटरनेट पर डाल देगा। हमें जो भी फैसिलिटी चाहिए, जो भी सुविधा चाहिए उसका हम चयन कर सकते हैं, फिर आगे की कार्यवाही कर सकते हैं। इस नए डिजिटल बाजार में बैंक और वित्तीय संस्थानों ने इंटरनेट पर सेवाएं प्रदान करना प्रारंभ कर दी है। इंटरनेट पर बैंकों की सेवाएं प्रदान करते उसे ई बैंकिंग कहते हैं। और ये लेन देनों से लागत भी कम आती है, यानी खर्चा भी कम आता है। इंटरनेट के माध्यम से आजकल जो हम लेन देन करते हैं उसमें खर्चा कम आता है और बैंकिंग संबंधों को और मजबूत करता है, साथ में ग्राहकों को भी समर्थ बनाता है। और ई बैंकिंग इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग होती है। और ये बैंकिंग जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी उपयोग किया जाता है। और ई बैंकिंग द्वारा जो सेवाएं प्रदान की जाती है, जैसे ग्राहक कौन कौन सी सेवाएं जो है इसके द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें है ग्राहकों को अपने बचत का प्रबंधन करना हो, खातों का निरीक्षण करना हो, लोन के लिए आवेदन करना हो, बिलों का भुगतान करना हो। ये सभी लेन देन जो है वो इंटरनेट पर करने की सुविधा होती है। इसमें ग्राहक अपना निजी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर सकता है। और ई बैंकिंग सेवाओं के द्वारा जो है कौन कौन सी फैसिलिटी जो सेवाएं मिलती हैं, जैसे एटीएम आपने सुना होगा, और इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरनेट है, क्रेडिट कार्ड है, डिजिटल फंड ट्रांसफ़र वगैरह कई प्रकार की फैसिलिटी आपने सुनी होगी ना। एटीएम मशीन है, जैसे आपने सुना होगा लेन देन के लिए डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का उपयोग हम करते ही हैं ना। और डिजिटल रोकड़ है ना, या फंड ट्रांसफ़र है। ये सारे कार्य आजकल इंटरनेट के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं। और धन हस्तांतरण के भी विभिन्न तरीके जिसके माध्यम से पैसा हस्तांतरण हम कर सकते हैं। आगे है ई बैंकिंग के लाभ। पहला है ई बैंकिंग बैंक के ग्राहकों को वर्ष के 365 दिन यानी 24 घंटे सेवाएं प्रदान करता है। दूसरा है ग्राहक मोबाइल फ़ोन के द्वारा कुछ अनुमति प्रदत्त लेन देन को दफ्तर या घर या फिर यात्रा के दौरान भी कर सकते हैं। यानी घर बैठे भी हम मोबाइल फ़ोन के द्वारा लेन देन कर सकते हैं। क्योंकि इसमें प्रत्येक लेन देन का अभिलेखन हो जाता है, इसलिए वित्तीय अनुशासन यानी कि जैसे हमने लेन देन किया सारा रिकॉर्ड आ जाएगा इसके अंदर। इसलिए इससे क्या होता है, हमारा फाइनेंशियल जो है सारा मैनेजमेंट अच्छा रहता है। सब हमें पता रहता है क्या हुआ, कितना लेन देन हुआ, कितना पेमेंट किया, कितना आया पैसा, तुरंत हमें मालूम चल जाता है। ग्राहक अधिक संतुष्ट रहता है क्योंकि ग्राहक को बैंक तक सीमित पहुंच जाती है। यानी बहुत ज़्यादा सेवाएं ग्राहकों को उपलब्ध हो जाती है। शाखाओं तक सीमित नहीं होती बल्कि वो कहीं भी जाता है, कहीं से भी वो सेवाएं प्राप्त कर सकता है। और जोखिम भी कम होती है। अगर कहीं यात्रा करने जा रहा है, बाहर जा रहा है, तो उसे रोक कर ले जाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ भी वो जाएगा ई बैंकिंग की सेवाएं उसको मिल जाएगी। अब ई बैंकिंग से बैंकों को भी, ये तो ग्राहकों के लाभ थे, बैंकों को भी लाभ होता है। जिसमें पहला है
इसमें बैंकों की प्रतियोगी शक्ति बढ़ती है, जिससे उसको लाभ मिलता है, कंपटीशन भी बढ़ता है। और बैंक का असीमित क्रियात्मक जाल जो है उपलब्ध कराता है, और शाखाओं की संख्या भी सीमित नहीं है। किसी के पास जो है जो निजी कंप्यूटर है, वो इंटरनेट से जुड़ा हुआ टेलीफोन है, वो ग्राहक जो है धनराशि निकाल सकता है। केंद्रीय डेटाबेस स्थापित कर लेखांकन के कुछ कार्य को करता है, शाखाओं के कार्यभार को कम भी कर सकता है। इसमें ब्रांच के काम में भी क्या होता है, इंटरनेट से जो होता है ना लेन देन से, क्या है, बैंकों के कार्यभार में भी कमी आती है। ठीक है, ये हो गया आपके ई बैंकिंग के बारे में लाभ। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है बीमा। बीमा आपने नाम सुना होगा, जीवन बीमा है ना, आपने सुना होगा। बीमा कई प्रकार के बीमा होते हैं। बीमा क्यों करवाते हैं? क्योंकि व्यवसाय में क्या होती है, अनिश्चितता होती है। कभी भी कोई घटना घटित हो सकती है, जैसे हमारे जीवन में भी अनिश्चितता है, कभी भी कुछ हो सकता है ना। इसी प्रकार से व्यवसाय में भी हो सकता है। तो अनिश्चितता को तो हम पर हमारा कंट्रोल नहीं है, लेकिन ऐसी अनिश्चितता के कारण कभी कुछ जोखिम उठ जाए तो उसके बचाव के लिए हम बीमा कराते हैं। जीवन अनिश्चितता का से भरा हुआ है। ऐसी घटनाओं का जिसमें हानि हो सकती है, काफ़ी अनिश्चितता होती है, अनेक जोखिम भी है, जैसे मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, विकलांग हो सकता है ना। संपत्ति का जो है आग में जल जाना, चोरी हो जाना, हानि पहुंच सकती है। जहाज़ में माल भेजने में भी कई खतरे हैं। यानी कहने का मतलब है, हर जगह जो है रिस्क होती है ना। व्यवसाय में तो होती है, बिना रिस्क के तो व्यवसाय नहीं होता है ना। तो इससे क्या होता है, कभी कोई घटना घटित हो जाए तो भारी हानि उठानी पड़ सकती है। तो इस अनिश्चितता को न्यूनतम करने के लिए बीमा की आवश्यकता होती है। कारखाना, मानव, भारी उपकरण, संपत्तियों में जो है भारी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, और जोखिम भी रहती है, और जोखिम से बचने के लिए हमें बीमा करवाना पड़ता है। और बीमा में क्या होता है, कई लोग बीमा करवाते हैं ना, और वो सब पैसा जो है प्रीमियम के रूप में जमा करवाते हैं बीमा कंपनी के अंदर, और जिस व्यक्ति को हानि होती है उसका भुगतान उसमें से एक कोष होता है, उसमें जमा कर दिया जाता है, उसको से भुगतान कर दिया जाता है। कहने का मतलब है, बीमा कई लोग करवाते हैं। जैसे 1000 लोगों ने, व्यवसायी ने बीमा कराया, तो सबको तो नुकसान नहीं होता है, किसी किसी को नुकसान होता है ना। तो सबने प्रीमियम जमा कराई, जिसको भी नुकसान होगा तो वो सारी प्रीमियम जो जमा है ना कोष के अंदर जमा कर दी जाएगी, और जिसको नुकसान होगा उसको उसमें से भुगतान कर दिया जाएगा। अतः बीमा एक ऐसी व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी अनिश्चित घटना के घटने से होने वाली हानि को जो है संभावित लोगों में बांट दिया जाता है, और जिन्हें ऐसी हानि हो सकती है और इस घटना के बीमा कराने के लिए तैयार रहते हैं। और एक प्रकार का समझौता है जिसके अंतर्गत एक पक्ष दूसरे पक्ष को, एक पक्ष यानी बीमा कंपनी, दूसरा पक्ष यानी जो बीमा करवाता है ना, बीमे जिसे कहते हैं, निश्चित प्रतिफल यानी प्रीमियम के बदले में एक तयशुदा राशि देता है, ताकि दुर्घटनावश हुई बीमाकृत वस्तु की हानि, क्षति या चोट से हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। कहने का मतलब है, बीमा एक ऐसा समझौता है, लिखित एग्रीमेंट होता है, जिसमें एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को एक निश्चित प्रीमियम के बदले में भविष्य में होने वाली जो जोखिम है, इससे नुकसान होता है, उसकी भरपाई करने का वचन देता है। और इसे अच्छा, ये प्रसविधा या समझौता लिखित में होता है, जिसे पॉलिसी कहते हैं। और जिस व्यक्ति का जोखिम या बीमा किया जाता है उसे बीमित कहते हैं, और जो व्यक्ति या फर्म बीमा करती है उसे बीमाकार या बीमा अभिगोपन करता है या बीमा कंपनी कहते हैं। ठीक है, ये था बीमा के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। अब आगे टॉपिक हम बीमा के सिद्धांत है, कार्य हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ओके, टेक केयर, बाय।